सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपरी साहब। आप जय प्रोफेसर भी हैं सतनाम। और आपका संगीत का यूट्यूब चैनल भी है। और वैसे तो आपको आपके पहचान की कोई आ, जरूरत भी नहीं है। वैसे आप आपकी पहचान खुद अपने आप में है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को कला संस्कृति की राजधानी कही जाती है जी और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक चक्रधर समारोह का आयोजन भी होता है। जी तो आज हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न कला संस्कृति पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज राजभाषा के आयोग के सचिव भी हैं और एक जी जिम्मेदार पद में भी है जी और शासन में बैठ करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी जी तो सबसे पहले मैं अनिल भट्ट साहब से आज उनसे एक भेंट वार्ता के रूप में, उनकी संगीत यात्रा के रूप में और उनके द्वारा विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने यूट्यूब चैनल में भी वो अपना प्रोग्राम शूट करते रहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अनिल भट्टपरी का स्वागत करता हूँ ऐसा मानवता चैनल के फेसबुक पेज पर। और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ कला संस्कृति की राजधानी के संदर्भ में अपनी बात रखें। उसके बाद हम संगीत यात्रा पर पहुंचे आगे बढ़ेंगे। अनिल जी भतवारी साहब, सतनाम। जी सतनाम। जय जय सतनाम आदरणीय। और सदगुरुदेव की कृपा है, सतपुरुष की कृपा है। और संसार में जो भी मानव समुदाय है, उन मानव समुदाय में जो परस्पर प्रेम, सौहार्द, शांति की बात करने वाले इन मानवतावादी जो संत हैं, हमारे गौतम बुद्ध से लेकर के वर्तमान गुरु घासीदास जी तक की एक पूरी संत परंपरा है देश, और सभी सतनाम पे आधारित। ऐसे सतनाम पे आधारित मानव समुदाय को मेरा बारंबार सतनाम है। और हम विश्व की उस ओर हम जा रहे हैं जहाँ पे ढोंग पाखंड, किसी छल फरेब, कहीं पे षड्यंत्र, ये सब से रहित होके बिल्कुल एक तरह से विशुद्ध मानवता प्रेम की ओर हम बात करें। क्योंकि मनुष्य को इसी जीवन में, अपने ही इसी जीवन में निर्वाण को पाना है, इसी जीवन में शांति और सुकून को पाना है। और इसकी सीख हमको गुरुओं ने दी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महात्मा कबीर साहब हो, गुरुदेव नानक हो, रैदास साहब हो, या गुरु घासीदास बाबा हो, जगजीवन साहब हो, या नामदेव हो, तुकाराम। पूरे देश में अभी यहाँ तक कि पेरियर नारायण स्वामी भी आते हैं इस क्षेत्र में, और अनेक संत हैं, अनेक लोग अभी काम कर रहे हैं। वे सारे लोग जो मानवतावादी है, वो सबको मैं नमन करते हुए आ, ये कहना चाहूंगा कि मानव समुदाय कला और संगीत में अपनी आनंद और खुशी तलाश। हमारे संतों गुरुओं ने भी भजन और कीर्तन की परंपरा डाली, ताकि लोग सत्पुरुष की भी आराधना करें, राग रागनियों का भी आराधना, और उसी से जीवन में संगीत है। नानक साहब के समय में रबाब, कबीर साहब के समय में रबाब बजते थे, एक तारा बजता था, वो छोटी सी खंजेड़ी हुआ करती थी, और चिकारा जो होते थे सारंगी नुमा वाद्य, उनके द्वारा, मधुर संगीत के द्वारा उनकी वाणियों और भजनों का गान किया करते थे, और लोगों में सतनाम की बातें प्रसारित की जाती। गौतम बुद्ध के समय और उनके बाद में जितने भी सिद्ध और हमारे शरापाद लोग जो हुए, वे सारे लोग ही लोग भजने गाया करते थे, और उनकी गुणतम वाणी को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करते थे। उन्हीं से आया कबीर की वाणी, कबीर की गायकी आया। कबीर ने तो गीतों और संगीतों के द्वारा लोगों को जोड़ा है। कबीर प्रवचन कम दिए। ऐसा मुझको लगता है कि महात्मा कबीर भाषण नहीं देते थे, वो प्रवचन सत्संग नहीं करते थे,
बल्कि एक तारा उठा लेते थे, हाथ में करताल रख लेते थे और उन्मत्त गाने लगते। तो उसके गाने का बोल इतना सहज सरल कि उसको और कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। कबीर साहब जहाँ जाते थे, जिधर जाते थे, उन्हीं की भाषा को आत्मसात करके वो भजन गाने लगते। तो और फिर उनके साथ लोगों का इस तरह से जुड़ाव। उसी कबीर साहब के बाद नानक, रैदास, गुरु घासीदास जी ने भी जनता की वाणी से, आम लोगों की भाषा को लेकर के सरलतम बातें कही, दर्शन की सरलतम बातें कही, अपनी अनुभूति की, अपनी साधना के द्वारा द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान को इतने सरलतम रूप से कहे कि आज उनके ऊपर चल के मनुष्य जो है विषम परिस्थितियों में भी आनंद में जीवन जी रहा है। और आप देखिए कि गांव में कितनी मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास खेत भी नहीं है, ठीक से है भी तो एक आध एकड़ है, कहीं तो भूमिहीन लोग है, कुछ लोग वनोपज से ही जी रहे हैं। लेकिन उसके चेहरे में इतनी आनंद की भाव, इतनी तृप्ति का भाव, इतनी संतुष्टि का भाव क्यों? क्योंकि ये संतों ने ही हमारे जीवन में संतुष्टिपन को लाया कि जो जितना है उतने में हम खुश रहें, सच्चा सौदा करें, सच्चे काम करें, इनलीगल संपत्ति ना कमाएं हम, क्योंकि संपत्ति और सुविधाएं संकट लाती है और ईमानदारी की जो रोटी है वो सुख की नींद लाती है। ये हमारे संतों की सीख रही है और जिसके कारण हमारा पूरा समुदाय जो है, संत मत को मानने वाले, सतनाम के ऊपर चलने वाले जितने समुदाय है, वो बहुत ही आत्मिक सुखी रहे। वो ढोंग पाखंड चमत्कार से दूर रहे, वो सत्संगति करते हैं और विभिन्न, अभी जैसे गिरौदपुरी मेला संपन्न, वहां अनवरत 72 घंटे तक संगीत चलते रहा। पूरी, आप तो गए थे, आप तो मिले भी थे। हमने भी बिल्कुल। वहां विराट कवि सम्मेलन किया सतनाम धर्मशाला मड़वा में और अनवरत 72 घंटे तक संगीत चलती रही और वो हर माइक से पूरा वन प्रांतर जो 20 किलोमीटर का एरिया है, सब तरफ भजन कीर्तन गूंज रहे थे और व्यक्ति ऐसे जगहों पे विश्राम कर रहे थे, आप सोच नहीं सकते। कटीली झाड़ी है जहाँ, पथरीली जगह है, कीट विषैले कीट पतंगे हैं वहां पे, सांप बिच्छू का अड्डा है, पूरा जंगल है और वो भी पहाड़ी जंगल, जिसके अंदर पूरी एक तरह से खतरनाक जीव जंतु रह सकते हैं, सांप बिच्छू रह सकते हैं, लेकिन निर्भय होकर के वहां 3 दिन तक आदमी ऐसे साधनात्मक जीवन जीते हैं। वो कहीं ना कहीं बाबा जी की वाणी और उनके संगीत और उस मेला की वातावरण के कारण आदमी ऐसे अभावग्रस्त जीवन में प्रकृतस्थ आनंदित, कोई आदमी दुखी नहीं दिखता वहां से आके। हर आदमी एक सुखी भाव लेकर करके, एक आनंद का भाव लेके उस मेला से लौटते हैं। हमने देखा है और कई मेला है, बड़े-बड़े मेला है, तो वहां से पति-पत्नी की लड़ाइयाँ हो जाती है कि मेरे लिए बिछिया नहीं लिए, मेरे लिए साड़ी नहीं लिए, मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए, मुँह फुला के आ जाते हैं। लेकिन गिरौदपुरी मेला एक ऐसा है, जहाँ से सब आनंदित होके लौटते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अमीर हो। वो भूमि का ही वातावरण कुछ ऐसा है। ऐसे ही वातावरण हमारे सभी संतों के, चाहे वो नारनौल धाम में हो, चाहे वो हम, मैं तो अमृतसर जाने का भी सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। उस अमृतसर का पानी आचमन किया है मैंने। वहां भी संगीत की लहरियां गूंजती रहती है, संकीर्तन कीर्तन गूंजते रहते हैं। तो उसमें एक आनंद का वातावरण रहता है, लोग श्रद्धा से आते हैं, दर्शन करते हैं और इतनी सेवा भाव है वहाँ। ठीक गिरौदपुरी में भी आप देखेंगे, इस बार मेला में मैं देख रहा था कि प्राकृतिक आपदा आ गए सप्तमी के दिन। पूरी हवा तूफान आंधी भी आया, अंधड़, शायद आप रहे होंगे, जानते भी होंगे। बिजली-विजली भी जी, चली गई, भोजन-वोजन की अव्यवस्था हुई, लेकिन हमारे भोजन समिति के जो संस्थान है, भाई जितेंद्र जांगड़े जो यहाँ आते भी हैं, उनकी ठीक 1 घंटा के बाद में भोजन भंडारा शुरू हो गया, लोगों को भोजन मिलना शुरू हो गया। तो ये त्वरित जो काम करने की प्रेरणा, विषम परिस्थिति में जो प्रेरणा मिलती है, अफरा-तफरी हो गया था, 10-12 लाख लोगों की जमघट और वहां लाइट चली जाना, आंधी तूफान आ जाना और वो भी भीषण जंगल है और उस जंगल में एकाएक मोर्चा संभालना लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात है। तो ये कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देती है संतों की, गुरुओं की वाणी और सीख जी। कि हमें अच्छा करना है, हमें बेहतर करना है, जो है उससे बेहतर करना है और सदैव करते जाना है।
मतलब कोई अंत नहीं है बेहतर करने का। गिरौदपुरी में गिरौदपुरी मेला तो मैं विगत 40 साल से जा रहा हूँ। मेरी आयु 54 साल की। 14-15 साल की उम्र से हम जा रहे हैं, मतलब 40 साल से हम मेला जा रहे हैं। हमने देखा कि 40 साल पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। आधारभूत कोई सुविधाएं नहीं है, ज्यों की त्यों है। कुछ जरूर जैत खाम बन गया बड़ा, जरूर कुछ 2-4 यात्री शेड बन गए, पानी की कुछ सुविधाएं हो गई, लेकिन है ना, सड़कें थोड़ी सी पक्की हो गई मंदिर तक पहुंचने का, लेकिन इसके सिवा अगल बगल कुछ भी नहीं है। जैसा 40 साल मैंने देखा है आज भी वही है। दुनिया बदल गई, लेकिन प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विराट मेला का स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी। और जो भी व्यक्ति जाता है, लेकिन उसके अंदर शिकायत का भाव नहीं रहता, आनंदित होके लौटता है, आनंदित होके लौटता है। ये थोड़ा करिश्मा है, अजूबा है कि आदमी शिकायत क्यों नहीं करता। वहां जा करके वो कैसे मनोदशा के आदमी बन के लौटते हैं कि वो अभाव में भी आनंद उठा के आते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारी संतों और गुरुओं की सीख के ही ये कारण। और जी, अनिल छत्तीसगढ़ भट्टाचार्य में साहब। रही बात, जी। छत्तीसगढ़ में जी, छत्तीसगढ़ में गीत संगीत की बात कहें तो गीत संगीत वन प्रांतर है, चारों तरफ से हरियाली से घिरी हुई। आपका जगह तो मैन पाट इतना रमणीय जगह है, इधर बस्तर खूबसूरत जगह है, और हमारा मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो धान की बम्पर खेती होती है। तो उस मैदान थाली जैसा प्रदेश, जिसको हम कहते हैं कि थाली जैसे प्रदेश होता है, मैदान एकदम प्लेन ग्राउंड होता है, छत्तीसगढ़ का मैदान इसी तरीके से। तो वहाँ अनेक गीत और संगीत है। बस्तर अंचल में आप मिलेंगे आपको अ, लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, नृत्य में देखेंगे तो बैसना, माड़िया नृत्य, कक्षा इत्यादि। वो हमारे तरफ, और सरगुजा में आए तो सैला, कर्मा, बार नृत्य है। और मध्य छत्तीसगढ़ में देखें तो पंथी है, राउत नाच है। विभिन्न तरह के शास्त्रीय पद्धति में देखें तो रायगढ़ घराना, चक्रधर घराना है, जहाँ पे कथक प्रसिद्ध है। हमारा और देखें तो जो सीमांचल एरिया है, जिसमें उड़ीसा का बॉर्डर मिलता है छत्तीसगढ़ से, उन जगहों पे आप देखो तो ओडिसी है। और हमारा खैरागढ़ जो है छत्तीसगढ़ का, वो तो एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जहाँ पे विभिन्न राग रागनियों की, चित्रकला की, पेंटिंग्स की, ड्रामा की, सारे चीजों की एजुकेशन होती है। संगीत, वाद्य यंत्र, गायन, नृत्य और अभिनय की भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ थिएटर भी रहा है। उस अभिनय जो करने वाले उनके प्रभारी अधिकारी हैं चौबे जी, एक चौबे जी हैं, प्रोफेसर है वहाँ के, वो हमारे मित्र भी हैं। हिंदी विभाग के मेरे साथ कलीग, मेरे साथ काम करने वाला वो यादव जी हैं, है ना, राजन यादव जी हैं। तो हम लोग खैरागढ़ यूनिवर्सिटी आते जाते भी हैं। मुझे भी आमंत्रित किया गया था अभी लोक संगीत विभाग की ओर से, और मैंने पंथी के ऊपर अपनी स्पीच किया था। देवादास बंजारे और पंथी के ऊपर मैंने बात की। वो यूट्यूब में मिल जाएगा, लिंक मैं इसमें भी शेयर कर दूंगा एमटीवी में, कि आप उसको जी। देखेंगे। तो इस तरह से जी। छत्तीसगढ़ गीतों का, संगीतों का, नृत्यों का और विविधतापूर्ण नृत्य। अगर हम कोई स्टेट की बात करें, जैसे असम, असम की बात करूं तो वहां बिहू नजर आता है। और अगर हम यहाँ जाएं, उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी नृत्य नजर आता है। अगर हम पंजाब जाएं तो भांगड़ा नजर आता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो कौन से नृत्य का यहाँ आइडेंटिफाई होगी? यहाँ तो इन नृत्यों का खजाना है। यहाँ पंथी है, यहाँ राउत नृत्य है, यहाँ माड़िया नृत्य है, यहाँ कर्मा नृत्य है। इतनी शैलियां हैं यहाँ, इतनी विविधताएं हैं। गीतों में जी। देखो तो कर्मा है, ददरिया है, साल्हो है ना, जवारा है, जस गीत है, भोजली है, बिहाव गीत है, जन्म से मरण मृत्यु तक के अनेक गीत है। तो गीत और संगीत से समरा यह प्रदेश भले निर्धन है। अभी छत्तीसगढ़ केवल 24 साल का हुआ है, और इसके पहले वो मध्य प्रदेश में थे, उसके पहले वो सीपीएन बरार में थे। तो प्राकृतिक संसाधनों का और प्रतिभाओं का हमारे यहाँ दोहन तो हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि छत्तीसगढ़ उपनिवेश होने के बाद, अंग्रेज काल, मराठा काल, सारे कालों के उपनिवेश होने के बावजूद भी सुकून और शांति से जीवन जीते।
क्योंकि गुरु घासीदास बाबा की सीख है ना यहाँ, उनकी गीत संगीत है, कोई विद्रोह नहीं हुआ, शांतिपूर्ण जीवन रहे, असैनिक राज्य, यहाँ कोई सेना नहीं, एक तरह से शांति प्रिय लोगों की जीवन शैली रही है, और ये सब बाबा जी की करिश्मा है। और इसलिए उनके जी पास संपदा नहीं, छत्तीसगढ़ियों के पास संपदा नहीं है। जी भतपारी साहब, चर्चा को विराम देते हुए, चूंकि बाबा गुरु घासीदास जी की भी चर्चा हो रही है और जी जी छत्तीसगढ़ महान संत बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि रही है, और जी जी उनके साथ साथ मंगल पंथी धुन और गीत भजन जो हमको प्राप्त मिला हुआ है अलौकिक रूप से, जी और जी उस मंगल गीत और पंथी भजन को सुनने से एक आनंद की अनुभूति होती है। जी इसके जी बारे में मैं देवदास बंजारे जी से एक इंटरव्यू लिया था उस समय, तो जी उन्होंने कहा था कि संगीत का संबंध आत्मा से होता है। जो बिल्कुल विदेश के बिल्कुल। लोग जब पंथी गीत और नृत्य को जब देखते थे, हाँ निर्वस्त्र होकर के, जब इतने मोटे, इतना भारी भरकम शरीर, जब वो जी नृत्य जी किया करते थे, तो वहाँ के विदेशी लोग हाँ मंत्रमुग्ध हाँ होकर के उनको देखते थे। हाँ बिल्कुल और उनको बिल्कुल। उनको छत्तीसगढ़ी भाषा या हिंदी भाषा आती नहीं थी। तो जब हाँ वहाँ के पत्रकारों ने जब उनको पूछा कि भई, ये आपको कैसे इतना आनंद आता है कि आप इनके साथ नृत्य करने लगते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हमको अंदर से शारीरिक रूप हाँ से इसकी आनंद की अनुभूति होती है और हम झूमने लगते हैं। तो जी पंथी गीत और नृत्य के साथ में विदेशी लोग भी इसको झूमते और नाचते थे। इसीलिए ही देवदास बंजारे ने विश्व पटल पर मंगल पंथी गीत और भजन को बहुत तेज गति से नाचने गाने वाला गीत संगीत के रूप में आज जाना जाता है। जी तो मैं चाहूंगा कि एक मंगल पंथी हमारे दर्शकों को सुनाए, बाबा गुरु जी घासीदास जी के मंगल पंथी हाँ भजन। जी जी जी। भाई साहब। ये अभी हारमोनियम के ऊपर मेरी एक किताब है, ये जी जी देखिएगा। ये जी इस किताब का नाम है हंसा अकेला सतनाम संकीर्तन। इस जी किताब की रचना मेरे पिताजी ने की, और इनकी रचना काल जो है वो मेरे जन्म के आसपास तक का चला। जी उन्होंने सतनाम संकीर्तन 1968 69 के आसपास लिख करके समाज को समर्पित किया था। तो इसमें बाबा जी के जीवन चरित्र पे आधारित 101 भजने, इस इसमें कुछ इनके पिताजी के जाने के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप ये किताब मैंने निकाला, तो उसमें इस किताब में 3 खंड रखा। एक पिताजी के लिखे हुए भजनों का संग्रह, दूसरा एक पारंपरिक भजन संग्रह जो परंपरा से चली आ रही, और तीसरा है इसमें मैंने भी कुछ भजन लिखा। तो इसमें 20-25 भजन मेरा लिखा हुआ। इस तरह से ये भजन संग्रह हमारे समक्ष है। सतनाम संकीर्तन काफी लोकप्रिय है ये, और अनेक जगहों पे ये है। इनके भजनों को लोग गाते भी हैं, अनेक मंडलियां भी बनी। तो उन्हीं में से एक मैं भजन बाबा जी का गा के आरंभ कर रहा हूँ। सोन कलश जय माँ गंगा जल, सोन कलश जय माँ गंगा जल, सोन कलश जय माँ गंगा जल, हृदय सफा मन रहे निश्चल, गुरु बाबा घासीदास के महंगू के लाला के, आरती की जय सब मिल के, सब मिल के, आप रतन पदारथ भतपारी हीरा। साहब, जी जी जी। आपकी जो एक एयर है ना, वो जो हारमोनियम का साउंड निकलता है, उधर पे आप रखिए एक तो। हाँ वहीं पे रखा हूँ आदरणीय, पता नहीं है क्यों हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा चलो ठीक है ना। है ना। अब ये तकनीक प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, देख अभी आया। जी ठीक है, कोशिश करें लगाए।
रतन पदार्थ हीरा मोती, रतन पदार्थ हीरा मोती, सरधा के आरती जगमग ज्योति, गुरु बाबा, गुरु बाबा घासीदास के, महंगो के लाला के, आरती की जय सब मिल के, सब मिल के, तन लगे दिया न गमन लगे बाती, तन लगे दिया न गमन लगे बाती, प्रेम के तेल जले शरीराती, बाबा घासीदास के, महंगू के लाला के, आरती की जय सब मिल के, सब मिल के। जय जी सतनाम। ये जी, गीत बहुत सुंदर, 50 बहुत साल से, सुंदर। ये आरती गीत विगत 50 साल से चल रहा है। और ये संकीर्तन की भजने जो है समाज में 50 साल से, आधा सदी से चल रहा है। जी, जी 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 पटवारी साहब, मैं अगला सवाल चाहूंगा, क्योंकि संगीत का संबंध जो है छत्तीसगढ़ में विभिन्नता को लेकर और जी विभिन्न जी संस्कृति जिले में, हर क्षेत्र में, आपने जैसा कि बताया कि बस्तर में, सरगुजा में, जी जशपुर जी में, जी तो यहाँ विभिन्नता का एक संगीत का पुट देखने को मिलता है। और यही जी कारण है कि छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी संगीत का कार्यक्रम पिछले कई सालों से हमको देखने को मिला, हाँ, जहाँ पे देख विश्व आदिवासी नृत्य सम्मेलन हुआ था। तो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में जी जी जो देखने को मिला वो एक अद्भुत है, और उसी पर आज बिल्कुल। हमारी चर्चा होगी। मैं फिर से हाँ बिल्कुल, चाहूंगा। मैं उस आयोजन में मेजबान था। जी मैं एक तरह से आदिवासी नृत्य हमारे प्रदेश सरकार कर रही थी, हमारे प्रशासनिक अमला उधर थे, तो मुझको राजभाषा आयोग की ओर से एक जिम्मेदारी दी गई कि जी आदिवासी समुदाय जो छत्तीसगढ़ से थे, उन सबके लिए एक साहित्यिक संगोष्ठी किया जाए। क्योंकि मैं साहित्य देखता हूँ, तो शहीद स्मारक भवन रायपुर में आदिवासी जनजाति भाषाई चेतना के ऊपर और उनकी वैविधता के ऊपर मैंने 3 दिन तक का राष्ट्रीय सेमिनार कराया। जी इसमें 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सैकड़ों शोधार्थी और प्रोफेसर लोग सम्मिलित हुए थे। एक बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम था उनका। और वो उनके सब फोटोग्राफ्स हैं, उनके कार्यक्रम के रिपोर्टिंग्स भी हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे। उस कार्यक्रम का जो नोडल अधिकारी मैं ही था, सौभाग्य से, क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य था कि सरकार मुझको नोडल अधिकारी बनाए थे। और हम लोग दिन रात मेहनत करके इतने लोगों को जोड़ पाए थे, जो पूरी अलग अलग प्रांत से आए थे, असम से, उधर पूर्वोत्तर राज्य से, दक्षिण से, हमारे एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, सब तरफ से डेलीगेट्स आए थे। पटवारी साहब, मैं एक से झारखंड सवाल और करना झारखंड चाहूंगा से कि मुर्मू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सोनझरिया मैडम आई हुई थी, उनके साथ हम लोग का फोटोग्राफ है, दिखाऊंगा कभी। जी हमारे पटवारी साहब, मैं जी जी चाहूंगा कि ऐसे विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो आदिवासी संस्कृति और कलाकार जो आए थे, इनसे जी मिल जी करके, इनके जो संस्कृति को देख सुन करके आपको हाँ कैसा हाँ। अनुभव हुआ, और क्या लगता था कि ये संस्कृति भले ही भाषा और बोली अलग है, लेकिन सभी संस्कृति को देखने सुनने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने को तो ऐसा लगा, उनकी जैसे दक्षिण की स्टेट की आई थी ट्राइब्स, जो तेलंगाना के थे, केरल से भी थे। केरल का तो व्यक्ति ही कार्यक्रम अनाउंस कर रहे थे, स्मिथ गोल्ड, जॉर्जी गोल्ड, है ना, गोल्डी गोल्डी जॉर्ज, जिन्हें कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे थे, केरल से आए थे।
और वो जी, केरल के लोग जानते हैं, लंबे लंबे बाल रखते थे उधर ट्राइब्स लोग। तो इस तरह से वो गेटअप में रहा है। तो कई लोग अपने अपने गेटअप में शामिल हुए, उनके जितने डेलीगेट्स, चाहे प्रोफेसर रैंक के हैं, सब पीएचडी हैं, डीलिट वाले लोग हैं, वो लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा से, सोनझरिया मैडम वाइस चांसलर मुर्मू विश्वविद्यालय झारखंड की, वो पूरी गेटअप में थी, छत्तीसगढ़ी अपनी गेटअप में थी। और छत्तीसगढ़ की गेटअप को भी उन्होंने करधन करधन और ये गले में अपन वो सूता पहनते हैं, वो दो, वो ज्वेलरी हमने प्रदर्शनी में भी रखाया था और उसमें बेच भी रही थी। तो वो लोग पहन के उस कार्यक्रम में शामिल हुए, है ना, कि जी, वो आत्मसात की। तो इतने सरल लोग हैं, इतने विद्वान हैं, एक एक चीजों में घंटों बोल सकने वाले विद्वान हैं। हमारे खाका साहब जो थे, वो आ, इंडिया गवर्नमेंट का वो एडवाइजर रहा है आदिवासी मामलों में, दिल्ली में रहते हैं, वो आए हुए थे। ये सारे लोग जो थे, विपिन जी आए थे उधर पुणे में रहने वाले, तो ये सारे लोग आए थे, इतने सरल सहज मिलनसार, उसमें कोई ईगो नहीं, हम इतने बड़े आदमी हैं ये नहीं। हमने उनको एक तरह से, इतने स्तर के आदमी थे लेकिन हमारी बजट के अनुरूप हमने उनको एरोड्रम से रिसीव करते थे और जो होटल प्रोवाइड किया गया था उनमें रखते थे। हम लोग जो सामान्य खाना सबके लिए किए थे, उसमें लाइन लग के खाना खाते थे वो लोग, और उनके पसंद के खाना हम लोग बनवाया करते थे। तो हमने देखा कि किसी में ये महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे टेस्ट के विपरीत है, किसी ने ये डिमांड नहीं किया, जबकि पूरे यूथ लोग थे उसमें। सीनियर पर्सन तो चलो एडजस्टमेंट नेचर के होते हैं, यूथ लोग, यंग लड़के लोग आए, वो लोग भी कभी विरोध नहीं किए। और जब कोई आयोजन होता है तो इन लोग अपने ढंग से उस आयोजन की जगह को अपने हालात के अनुकूल ढाल लेते हैं। मैंने शाम को व्यवस्था की, दिन भर हम विचार विमर्श करते थे, बौद्धिक उस पर थक जाते थे, तो हमने बीच बीच में नृत्य पार्टियों को, मैं जो परफॉर्मेंस मुख्य मंच में साइंस कॉलेज ग्राउंड में हो रहा था, वहां से मैं कांटेक्ट करके नृत्य मंडली को यहाँ आमंत्रित करता था। तो उनकी हम लोग 10-10 मिनट की प्रदर्शनम करते थे कि कितने सरल स्वभाव के वो डेलीगेट्स थे, जिसकी कोई नाजो नखरा नहीं। और उन लोग अपनी आदिवासियों की जो समस्याएं हैं कि हम मुख्य धारा क्या है, हमारे जंगल, हमारे जमीन, उनके ऊपर जो हस्तक्षेप हो रहा है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग उत्खनन के नाम से हमको विस्थापन कर रहे हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं। वो जैसे हसदेव अभी हम देख रहे हैं, हसदेव वाला मामला ही ऐसे है कि वहाँ पूरी हसदेव जो एक तरह से फेफड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ की, ऑक्सीजन जोन है वो फेफड़ा को छलनी करके वहाँ कोयला खदान निकाला जाएगा, सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, कई गांव उजड़ जाएंगे, जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी मुद्दा पूरी, जहां जहां ट्राइब्स है वहां वहां ये है। और अच्छा, जहां मिनरल्स है, आपको ये बता दूं, जहां मिनरल्स है वहीं पे वन भी है। हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 40% फॉरेस्ट है। और छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, लोहा है, कोयला है, एल्युमिनियम है, सोना भी है। सोना खान जंगल, गिरौदपुरी के पास सोना खान जंगल में सोना है, वहां भी अब उत्खनन शुरू होगा देर सवेर। पायलीखंड में हीरा है। तो छत्तीसगढ़ में हर तरह के खनिज वहां मौजूद है। दूसरी तरफ इफरात 40% जंगल है, और समतल मैदान में 1,000 किस्म का धान पैदा होता है। तो छत्तीसगढ़ रिच तो है संसाधनों में, लेकिन व्यक्ति जो है वो रिच नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं वो बाहर से सेटल होके आए हुए लोग हैं। नगरीकरण महज 100 साल हुआ है, 100 साल में सब पलायन से, देश विभाजन से और कई चीजों से आके वहां सेटल हो गए। और वो लोग वहां नेटिव लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। राजनीति में लो, सब में लो, भाषा में लो, कला में लो, साहित्य में लो, हर तरह से लोग उसमें डूब गए हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो चीजें हैं वो अच्छा था, और वे लोग जो है उतने में ही खुश वो जी रहे हैं, वो कोई आंदोलन नहीं करते, वो कोई मूवमेंट नहीं करता। सवाल ये है कि वो बहुत शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए, शहरी जनता को चाहिए, जो व्यापार जगत में है उनको चाहिए कि उनको बिना डिस्टर्ब, बिना छेड़े, जैसे आप अपना काम कर लो, चिड़िया का घोंसला को आप छेड़ेंगे तो चिड़िया भी चोंच मारती है, अब बड़ी बड़ी आक्रोशित होती है। चिड़िया को हम ऐसी साधारण ना ले। हमारे तरफ एक गुड़रिया चिड़ई होता है, आप जानते होंगे, गुड़रिया चिड़ई जानते हैं ना। तो ये गुड़रिया जी, चिड़ई घरों में घोंसले बनाते हैं, और घर में घोंसले बनाते हैं तो दिवाली के आसपास या तीज त्योहार के आसपास
हम लोग घोंसले को निकाल के साफ करके सफाई करते हैं, तो जैसे ही घोंसले को टच करके सफाई करते हैं तो बहुत सारे गौरेली चिड़ैया आ करके चू चू करके हमको गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं। आप इनको तो जी, देखे होंगे, गाली देते हैं, जी, सर के ऊपर मंडराते हैं, कभी कभी चोंच मार देते हैं। तो अदना सा चिड़िया भी अपनी वजूद, अपनी अस्तित्व के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये मनुष्य, मनुष्य को आप छेड़ेंगे तो क्यों लामबंद नहीं होगा। अशांति का कारण ये भी है कि शोषण, और शोषण के विरुद्ध समानता की बात, न्याय की बात हमारे संतों और गुरुओं ने कहा है कि आप रोटी जी, एक कम खाओ लेकिन दूसरे का अहित ना करो। ये हमारे संतों की सीख है कि एक रोटी भले कम खा लो लेकिन किसी दूसरे का अहित ना करो, ये कहा है। जी, क्योंकि ये संस्कृति है, जी, अधिनायकवादियां नहीं है। सतनामी समाज या संत समाज या गुरु मत में चलने वाले लोग अधिनायकवादी नहीं, साम्राज्यवादी नहीं है। ये जो लोग हैं जो जितना मिला है उसमें खुश हो जाते हैं, जितनी जमीन है उसमें पीढ़ियों से जीते आ रहे हैं, और बल्कि जमीन और कम होती जा रही है। लेकिन हमारे ऊपर जो राज करने वाले लोग हैं, उनकी देखो एम्पायर, वो क्या थे, अब क्या है और क्या हो रहे हैं। इसके बावजूद वही लोग हमको छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उनसे हमको बचनी चाहिए। चींटी का जी, रहना भी उतना महत्वपूर्ण है, चींटी का रहना ही महत्वपूर्ण है। चींटी रहेगी तो हाथी रहेगा, हाथी रहेगा तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो शेर रहेगा, शेर रहेगा तो वातावरण बनी रहेगी। मतलब प्रकृति का एक चीज भी आप नहीं हटा सकते। वृक्ष के एक पत्ते तोड़ सकते हैं लेकिन आप बना नहीं सकते। तो ये चीज को हमको जानना चाहिए, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम वृक्ष के एक पत्ते भी प्रयोगशाला में बना नहीं सकते। हम केवल उगा सकते हैं, मिट्टी में उनके बीज रोपेंगे तभी वो पत्ते आएंगे। तो हमें नेचर के साथ जुड़ के रहना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ के रहना चाहिए। परी साहब तुलसीदास जी ने, चर्चा को, जी, चर्चा जी को जी, विराम देंगे और मैं चाहूंगा कि अगली और कौन सी संगीत हमारे दर्शकों को हाँ, लिए सुनाए। गावे कोयली हरता जंगल छोड़ नहीं भावे रे बिकट जंगल, नाचत हवे मंजूर कैसे छलमल झलमल, झलमल 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 झलमल, नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल, नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल, मौहा फूल गे ताड़ी झूम रे, मौहा फूल गे ताड़ी झूम रे, सल्फिया मन भावे रे बिकट जंगल, नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल, परसा बैरिन तुम झन फूलो, परसा बैरिन तुम झन फूलो, पिया जाहिर झाय रे बिकट जंगल, नाचत हवे मंजूर कैसे झलमल झलमल। तो ये कर्मा गीत है कि मयूर नाच रहा है, उसकी पंख की प्रकाश आ रही है, झलमला रही है, और ऐसे समय में जब कोयल गीत गा रहे हैं तो इस मनभावन जंगल को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। नायक जंगल में रह जाते हैं, फिर नायिका कहती है कि परसा बैरिन तुम झन फूलो, वर्षा है बैरिन हो तुम फूलो मत, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरे प्रीतम घर नहीं आएंगे, वो जंगल में ही रह जाएंगे। तो परसा बैरिन तुम झन फूलो पिया जाहिरी झाय रे बिकट जंगल। तो वो कहते हैं कि तुम परसा के ही बात क्यों करती हो, यहाँ तो महुआ है, यहाँ तो ताड़ी है, उसको देख के तो मन प्रसन्न होता है, और सल्फी को देख के तो दिल खुश हो जाता है, इसलिए मैं जंगल में ही रहूंगा। तो एक नायक जो है जंगल की सौंदर्य को डूब करके अपनी नायिका तक को भूल जाते हैं। ऐसे भाव से युक्त यह मनभावन गीत है जो हमारी नेचर, हमारे प्रवृत्ति को दिखाता है। ये मेरी रचना है, और इसकी रचना भी मैंने सन 1994 में किया जब मैं दिल्ली जा रहा था। तो चंबल जैसी नदी हमने पास पार किया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से, तो उधर मयूर बहुत होते हैं, चंबल नदी के उस पार मयूर बहुत है।
तो एक मयूर नाचते जी, नाचते आ गया। तो उसको देख के मेरे दिमाग में ये शब्द गूंजी कि हाय रे विकट जंगल नाचत थे मंजूर झलमल झलमल। ये दो शब्द मिला और इसकी कड़ियां बनती बनती चली गई। तो मैंने फिर इस गीत में कि बस्तर नाच रहा है, सरगुजा नाच रहा है, बार नया पारा में मजूर नाच रहा है। तो मैंने छत्तीसगढ़ जंगलों को देखा है, घूमा है मैंने। तो वहां देखा मैंने कि वह मयूर यहाँ भी नाच रहे हैं। और उसकी सौंदर्य को देख करके, इस दृश्य को देख करके घर में अपनी प्रीतमा की याद नहीं आ रही, वो वहीं खोया हुआ है। तब प्रीतमा शिकायत करती है कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो घर में। तो वो उलाहना देते हैं परसा फूल को कि परसा तुम मत खिलो, शेमल तुम मत खिलो, तुम्हारी सौंदर्य को देख करके मेरे प्रीतम आ नहीं पा रहे हैं। इस टाइप की ये संवाद से युक्त बहुत कौन गीत है जो दूरदर्शन रायपुर में भी बजती है, मेरे यूट्यूब चैनल में भी है। और कॉलेज के स्टूडेंट लोग ही इसमें परफॉर्मेंस किए। और अभी भी स्कूल कॉलेज में इस गीत के ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे। जी। जी। तो ये कर्मा तो गीत है, तारी साहब, बड़ा मैं सुंदर। लास्ट में आई थी हाँ। इस परिचर्चा की संगीत यात्रा की पे चर्चा हो रही है। जी तो जी। छत्तीसगढ़ एक विभिन्न विभिन्न संस्कृति कला केंद्र का राजधानी भी कहा जाता है। जी जी और जी। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको इस संदर्भ में काफी जानकारी भी है। अभी हम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विश्व के जी कोने कोने से छत्तीसगढ़ में आकर के अपनी परफॉर्मेंस दे करके गए हैं। पिछले साल जी उस जी। कार्यक्रम में हमने भी जाके देखा है। तो जी जी। उसकी कोई ताजा यादें हमारे दर्शकों तक शेयर करें। विश्व आदिवासी दिवस के अंदर में कौन सा ऐसा विश्व का जो आदिवासी जो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में अमिट छाप छोड़ गया। जी, पहले साल की आदिवासी नृत्य सम्मेलन में मैंने आदिवासी साहित्य प्रकोष्ठ को देख रहा था। बीच बीच में हम लोग जाया करते थे समय निकाल के, वो भी आनंद लिए। वहाँ खासतौर से अफ्रीकन देश के कुछ, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के, रवांडा युगांडा वगैरह के लोग, कलाकार, नामीबिया वगैरह के लोग आए थे। इधर जापान से भी एक एक कंबोडिया से भी टीम आई हुई थी, बहुत शानदार। अभी तो जैसे रायगढ़ रामायण में तो कंबोडिया की रामायण टीम ही आई थी और इतनी अच्छी जी। परफॉर्मेंस की। और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी नृत्य महोत्सव कहें तो हर प्रांत के, हर स्टेट के आए थे। असम वाले, पूरे नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स के लोग आए थे। इधर दक्षिण में भी के आए थे। इनके साथ साथ में अफ्रीकन देश के लोक कलाकार, उनके ये लोग आए थे। तो वो अपने नृत्य से, भले हम उनकी वो समझते नहीं थे भाषा, लेकिन उनकी जो प्रस्तुतियां थी, चेहरे में जो खुशी का जो भाव था, चेहरे में जो विभिन्न भाव आते थे, जैसे प्रेम का भाव आता है, नायिका आ रही है तो नायक नाच रहे हैं उनको रिझाने के लिए, कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो उनको देख के समझ में आता है कि उनके आने से खुशी मिल रही है, उनके नहीं आने से वो दुखी हो रहा है, वो नहीं मिली तो रोने लग जाते हैं। तो ये कमोबेश ये पूरी वर्ल्ड में एक सा ऐसा स्थिति आता है। युवा हृदय में प्रेम का उफान, चाहे वो अफ्रीका कंट्री का कोई देश हो, या कोई यूरोप कंट्री जो डेवलप है उनका देश हो, या हमारे भारत का ही जो मध्य अभी विकसित विकसित है, अभी विकसित विकासशील देश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीनों स्थिति को कहूँ मैं, डेवलपमेंट। जापान की भी टीम आई थी, तो जापानी लोग भी आए थे, जापान की भी लोक कलाएं आई थी। तो कुल मिलाकर के कई देशों में, कई देशों के लोक कलाओं में, लोक नृत्यों में हमको यूथ लोगों की जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, सब में एक सिमिलरिटी का भाव है। भले भाषा नहीं, भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक इमोशंस है, एक भावनाएं हैं, वो लगभग एक सा है। क्योंकि सबको जी। एक समान प्यास लगता है। प्यास लगेगा तो हर कोई पानी पिएगा। इंग्लैंड का आदमी वाटर मांगेगा, मैं तो पानी ही कहूंगा। बांग्लादेशी लोग जल कहेंगे। तो जल, वाटर, पानी कह देने से उनके अर्थ अलग नहीं हो जाता। आदमी का जी, मेन चीज है पटवारी साहब। प्यास लगना। जी जी। जी, जी। पटवारी साहब, हमारा कार्यक्रम का समय कंप्लीट करीब हो चुका है और जी काफी जी जी। विस्तार से बातचीत हो रही है। आपने संगीत भी हमारे दर्शकों तक रखा है। मैं चाहूंगा लेकिन हाँ। लास्ट में आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि विश्व स्तर में ऐसे जो आदिवासी संस्कृति, कला संस्कृति है,
इसको सहेजने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या पूरे विश्व स्तर में, भारतवर्ष स्तर में या विभिन्न राज्य स्तर में शासन के द्वारा कोई प्रयास की जा रही है? बिल्कुल, शासन ने एक ट्राइब डिपार्टमेंट बना के रखा है। हमारा संस्कृति विभाग, हमने उनकी कल्चरों को रखते हैं। हमारे यहाँ पुरखौती मुक्तांगन है, जो एक ओपन थिएटर, एक ओपन संग्रहालय है, जिसमें बस्तर की और सरगुजा प्रखंड दोनों ट्राइब्स की लोक कलाओं का वहाँ पे, और मध्य क्षेत्र जो है वो तीनों की जो लोक तत्व जो है, लोक जीवन है, जैसे हम लोग ढेकी, हमारे आटा चक्की, हमारे दैनंदिनी में जो काम आने वाले, इवन हमारी स्त्रियां जो पहनती है, रुपया, ढकौआ, करधन, ये सारे ज्वेलरी को भी हमने संरक्षित करके वहां रखा है। कभी पुरखौती मुक्तांगन आइए, रायपुर का बहुत बेहतरीन जगह है। और यहाँ राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद साहब आए थे, वहां उन्होंने कविता लिखी, उनकी कविता मढ़ित है वहां गोल्डन फ्रेम में, जिसमें उन्होंने लिखा है, कुछ पंक्तियां है कि वीर नारायण सिंह की ये धरती, गुंडा धूर की ये धरती, गुरु घासीदास बाबा की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। इस टाइप की कविताएं लिखी है। आप उसको, जी, उस कविता को हम लोग प्रेमित करके रखा है। तो ये ऐसा जगह है कि इनकी संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। कई संस्थान भी है, फिल्में भी बन रही है आदिवासी की जनजीवन के ऊपर। अब तो यूट्यूबर्स इतने आ गए हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं कि वो बस्तर के किसी गांव में होम स्टे करता है, वहां के जनजीवन से मिलते जुलते हैं, वहां क्या खाए जा रहे हैं, क्या भोजन सामग्री है, काम क्या करते हैं, ये सारे चीज दिन भर के एक्टिविटीज को दिखा रहा है, दैनंदिनी को, कि खेत में कैसे काम करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तेंदुपत्ता तोड़ रहा है तो क्या कर रहा है ना। उनके खान पान में भी मछली पकड़ के खा रहे हैं तो कोई और कुछ खा रहे हैं। देखिए, आदिवासी लोगों का ये है कि उनको जीना है जीवन, उनके पास इफरात संपत्ति नहीं है। खेती बाड़ी तो अभी अभी शुरू किए बेचारे लोग, और जंगल में खेत नहीं मिलते, जंगल में पेड़ वगैरह मिलते हैं, फूल फल मिलते हैं, पशु पंछी मिलते हैं। तो उन्होंने अपने भोजन का, अपने आहार का वो साधन बनाया कि वो कभी पेड़ के फल खा रहे हैं, कभी जमीन में चलने वाली ऐसे छोटे छोटे जीव है, जैसे मछली वगैरह है ना, और जी, कुछ कुछ है उनको खा लेते हैं। चिड़िया है कुछ, और जंगली जानवर है, खरगोश, चूहे वगैरह, इनको खा लेते हैं। तो ये उनके भोजन आहार की एक जरूरत है, चीजें हैं जो इनसे वो मिलता है। और वो एक एक तरह से सर्कल है जीवन का। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो नहीं जी पाएंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनकी आबादी इतनी ज्यादा होगी कि इनको जीने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के जी, एक सर्कल है, एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को उन लोग करते हैं। जैसे बस्तर में मैं बता रहा हूँ, उनके घर में जी, बच्चे बताइए जन्म साहब। लिए, जी, तो बच्चे जन्म लेते हैं तो सेल्फी का एक पेड़ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चे के साथ साथ वो बड़ा हो, और जिस दिन वो जवान हो जाएगा, सेल्फी उनको प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। तो एक तरह से उन्होंने ऐसा काम किया। वो फैक्ट्री नहीं जी, लगाता, किसी को बेवकूफ बना के, किसी की संपत्ति को 3-5 करके, बैंक को जी, जी, लूट के, या ब्याज कम करा के, या कमीशन में ऐसा करके वो देश छोड़कर नहीं भागता। वो कहीं जुल्म नहीं करते, वो अन्याय नहीं करते। वो अपने साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ ऐसे चीज रखता है जो उनको खाने पीने के लिए मिले। कुछ पेड़ ऐसे जिनके पत्तियों को खाते हैं सब्जी बना करके, जैसे मुनगा की पत्ती है, कोसम की पत्ती, अभी पीपल की सब्जी की बहार आई हुई है। पीपल की जो कोमल वो रहते हैं सामने सामने हिस्सा लाल लाल रंग का, हरा उनके बाद में होता है, पहले निकलता है पीपल का पत्ता लाल कलर का। तो पीपल के पत्ते खाए जाते हैं, उनसे विटामिन मिलते हैं, उनको ऐसे मिनरल्स मिलते हैं कि वो स्वस्थ रहते हैं, है ना। कुछ ऐसे चीजें जी, हैं जंगल में, कोलियार भाजी, क्या क्या, बहुत बुहार भाजी। अभी बुहार भाजी तो 100-200 रुपए किलो मिल रहा है, बुहार गरा, तो वो खाते जी, हैं। शहर के लोगों के लिए अखाद्य है, इनको नहीं खाया जाता। शहर के लोग बज्जा, पिरगर, ये वो दुनिया भर के खाते हैं। और एक एक पिज्जा, बर्गर, और उनकी रेट देखो तो 1-1 हजार रुपए। आदमी खाना खाने जाए तो 5 हजार में खाना पेट ना भरे, और आदिवासी बेचारे तो महज उनको 5 या 10 रुपए हो तो पूरा घर भर खा ले, है ना। तो ये है उनकी लाइफ स्टाइल। उनको पैसे जी, नहीं चाहिए, उनको संसाधन चाहिए जो उनको आसपास मिलता है। उनके घर में मुनगा का पेड़ हो, उनके घर में सल्फी का पेड़ हो, आम के 2-4 पेड़ हो जाए, छोटी सी आंगन और बाड़ी हो जाए, जिसमें उनको
खाने की सब्जियां मिल जाए, बस इतना ही तो चाहते हैं। जी, जी, हाँ, बहुत बहुत ही आज की आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने के हमारा समय भी आ चुका है। अनिल भतपरी साहब, आपसे जी, बात करके, आपके विचारों को सुन करके, चूँकि आप कला संस्कृति की चर्चा हम अपने चैनल के माध्यम से अनवरत जारी रखेंगे। आने वाले समय में जी, विभिन्न राज्यों के जो संस्कृति विभाग से आपसे जुड़े हुए लोगों को भी हम आमंत्रित हाँ, करेंगे और इस हाँ, पर चर्चा भी करने की कोशिश हाँ, करेंगे। तो मैं जी, आज के जी, इस कार्यक्रम के लिए आपको जुड़ने के लिए, अपना कीमती जी, समय जी, देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में बिल्कुल। फिर आपसे आपको संगीत भी, यात्रा के आप लोगों के चैनल और मेघराज भाई साहब जी का मैं आभार प्रदर्शन कर रहा हूँ कि वो मुझे इस तरह से आप लोगों से जुड़ने और कुछ बात करने का अवसर मिल जाता है मुझको। और जी, सतनामी समाज में भी आदिवासी है, एक चीज और मैं बता दूं, हमने जी, जब देखो जगदलपुर से लगा हुआ कांकेर से घनघोर जंगल शुरू हो जाता है, धमतरी से आगे आप जाए कांकेर से घनघोर जंगल शुरू हो जाता है। फिर बारह जी, भावर का एक पहाड़ आती है, उसको क्रॉस करके हम कोंडा गांव जाते हैं। कोंडा गांव से आगे जगदलपुर घनघोर जंगल है। उस जंगल के बीच चिरई पहर नाम का एक गांव, बस्तनार के पास, जो बस्तर गांव है जिसके नाम से पूरा बस्तर डिवीजन बना है, उस बस्तर के पास ही चिरई पदर नाम का गांव है। गुरु घासीदास बाबा जी की पहली रावटी वही हुई। हम रावटी स्थल में हम लोग गए, रावटी शोध यात्रा में मेरे साथ 7 सदस्य और थे, है ना, जिसमें बंजारे सर थे, बांदे साहब थे, गोविंदास कोसरिया था, दिव्य जी थे, विजय नाम डहरिया नाम का एक लड़का था यार, और एक मैं था। हम लोग 7 लोग गए, तो हमारी स्वागत सत्कार हुई, सब हुई। और हमने देखा और वहां के लोगों ने बताया कि पूरी इस क्षेत्र में 18 गांव ऐसे हैं जहां सतनामी रहते। अब वो सतनामी आए कहाँ से होंगे, पूरे ट्राइब से ही तो रहे होंगे। बाबा जी गए वहां, उनके विचारों को सुना, देखा, और वो सबके सब सतनामी बन गए। जी, जी, तो ऐसे ही जहां जहां संतों लोग गए, उस क्षेत्र में वो वहां के लोकल नेटिव लोग कन्वर्ट हो गए, वो सतनाम पंथ को मानने लगे। बुद्ध जहां गए, धर्म चक्र परिवर्तन किया, सब देश बुद्धिस्ट होते गए। नानक साहब ने जहां जहां अपनी यात्राएं की, चाहे वो रावलपिंडी, पेशावर या और मक्का मदीना, जहां जहां गए सिख धर्म फैलते गया। उनके अनुयायी गुरु गोविंद सिंह से लेके तमाम 10 गुरुओं ने जहां जहां यात्राएं की, वो जी, उनके फॉलोअर होते गए। तो संत जी, लोग ही जाते हैं अपनी वाणी के द्वारा। कबीर साहब लहरतारा जी, बनारस आज से की निकला, आज जी, देखो। हमारी परिचर्चा का समय कंप्लीट हो चुका है सर। आज के लिए जी हम जी आपसे यहीं विराम क्षमा चाहेंगे जी जी, और इस बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल को यहीं बिल्कुल है। समाप्त करने से पहले मेघराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जी आज जी के इस जी, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।